ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधिकारों के विषय में हमारी चर्चा हो रही थी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि वो एक कार्यपालिकीय संस्था है, लेकिन कार्यपालिका संबंधी अधिकारों के साथ साथ उसके हाथों में विधायी अधिकार भी है, यानी वो संसद का कानून बनाने के क्षेत्र में निर्देशन करता है और नियंत्रण भी करता है। संसद का अधिवेशन जब नहीं होता है तो सपरिषद आदेश राजा के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन आदेशों के निर्माण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो ही सलाह देता है सम्राट को कि संसद की बैठक बुलाई जाए या कब स्थगित करना है। इस बात का निर्णय भी मंत्रिपरिषद की बैठकों में होता है, जिसे अंतिम स्वीकृति सम्राट के द्वारा दी जाती है। तो विधायी क्षेत्र में भी व्यापक अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, और यही वजह है कि कई बार मंत्रिमंडल को इस कारण से लघु विधायिका यानी छोटी संसद कहा जाता है, क्योंकि नीतिगत निर्णय, कानून संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा मंत्रिमंडल में हो जाती है और संसद में वो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। वो प्रस्ताव भी ज्यादातर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा विधायी अधिकारों के अलावा मंत्रिमंडल को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। वित्त का मामला बहुत संवेदनशील होता है और ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जो सार्वजनिक वित्त है, राष्ट्र का धन है, उस धन पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सरकार का खजाना जनता के टैक्स से भरा जाता है। तो उस टैक्स का समुचित ढंग से प्रयोग हो सके, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका उस पर अधिकार होना चाहिए। आपने देख लिया है कि कैसे वित्तीय प्रस्ताव संसद में पहले कॉमन सभा में पेश किए जाते हैं, क्योंकि कॉमन सभा में ही जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते और जनता के खजाने में से, राष्ट्र के खजाने में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया जा सकता बिना जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के, यानी संसद की स्वीकृति के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती राष्ट्रीय कोष से। तो फिर सरकार को क्या करना होता है कि संसद से स्वीकृति लेनी होती है। वो स्वीकृति किस रूप में ली जाती है? बजट का निर्माण करके। हर वर्ष संसद में सरकार के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिस बजट में पूरे वर्ष भर होने वाली आमदनी और होने वाले खर्च का विवरण दिया जाता है। इस आय व्यय के विवरण को, जिसको बजट कहते हैं, ये बजट वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस बजट के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त मंत्री की होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, लेकिन अंतिम रूप से बजट को स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठकों में दी जाती है। मंत्रिमंडल में स्वीकृत होने के बाद ही उसका प्रस्तुतिकरण संसद में वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। संसद में जब बजट प्रस्तुत होता है तो उस पर संसद सदस्य उसकी हर मद पर व्यापक चर्चा करते हैं। बजट में मदवार विवरण होता है कि किस विषय पर, किस क्षेत्र में सरकार को कितना धन खर्च करना है और कहां से उसको आमदनी प्राप्त होनी है।
कितनी आमदनी कृषि पर टैक्स लगाकर प्राप्त होगी, कितनी बिक्री कर के माध्यम से होगी, कितनी आय कर के माध्यम से होगी, ये पूरा ब्यौरा बजट में दिया जाता है। साथ ही कहां पर कितना खर्च किया जाएगा, उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा, यानी हर मद पर होने वाले खर्च की चर्चा बजट के अंदर की जाती है। और संसद सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वो हर मद पर व्यापक चर्चा कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने जो इतनी आमदनी इस मद में दिखाई है वो किस आधार पर दिखाई है, या अगर आप इतना धन स्वास्थ्य के लिए रख रहे हैं कि इतना धन स्वास्थ्य की मद पर खर्च किया जाएगा, तो ये धन कहां से आएगा और स्वास्थ्य में कहां-कहां खर्च किया जाएगा, इस बात पर चर्चा करने का पूरा अधिकार संसद सदस्यों को प्राप्त है। और अगर सांसदों को ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव में किसी मद में ज्यादा धन अलॉट कर दिया है, आवंटित कर दिया है, कम से भी काम चल जाता, तो मितव्ययिता का रुख अपनाते हुए संसद उस प्रस्ताव में कटौती करने का प्रस्ताव भी रख सकती है कि आपने उद्योग पर 10% खर्च दिखाया है, 9% में भी काम चल सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद के द्वारा रखा जा सकता है। इसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या संसद वास्तव में बजट में कटौती प्रस्ताव पास कर पाती है? तब तक नहीं कर पाती जब तक मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत रहता है, क्योंकि अन्य कानूनों के समान बजट को पारित करने के लिए भी बहुमत की आवश्यकता होती है, और बहुमत हमेशा ज्यादातर स्थितियों में मंत्रिमंडल के दल का होता है। यानी देश की वित्तीय व्यवस्था पर एक तरह से पूरा नियंत्रण मंत्रिमंडल का स्थापित हो जाता है बहुमत के कारण। यानी जैसे मंत्रिमंडल चाहता है वैसे बजट बनाता है, और संसद में पेश जरूर किया जाता है वो, लेकिन संसद से बजट उसी रूप में पास हो जाता है जिस रूप में मंत्रिमंडल चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि संसद बजट प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा किए बिना ही उस पर मुहर लगा देती है, उसे पारित कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि संसद में मंत्रिमंडल के साथ बहुमत है, इसलिए उसके कटौती प्रस्ताव का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रिमंडल देश के बजट को बनाता है और अपनी इच्छानुसार उस बजट को स्वीकार भी करवा लेता है संसद से। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद सदन में भेजे बिना भी ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा। यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल वित्तीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कार्यपालक समझा जाता है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में ब्रिटिश मंत्रिमंडल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को कई बार बजट पास कराने के लिए कांग्रेस के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, जबकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ ऐसा नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में दलीय अनुशासन का होना। दल का अनुशासन संसद के भीतर भी कार्य करता है, और उस अनुशासन के चलते मंत्रिमंडल जिस रूप में बजट प्रस्ताव या कोई भी कानूनी प्रस्ताव पेश करता है वो उसी रूप में पास हो जाता है। वित्तीय कार्यों के अलावा मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे औपचारिक रूप में जो अधिकार
सम्राट को दिए गए हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है या उसकी सलाह के आधार पर राजा उन अधिकारों का प्रयोग करता है। जैसे साम्राज्ञी को अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार है, कि किसी अपराधी को अगर कोर्ट ने सजा सुनाई है तो वो उसके अपराध को माफ कर सकता है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही कर सकता है, विशेष रूप से गृह मंत्री की सलाह पर उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। वो विभिन्न उपाधियों का वितरण करता है, जैसे लॉर्ड की उपाधि देता है, नाइट की उपाधि देता है। ये सारी उपाधियों का वितरण भी मंत्रिमंडल की सलाह से ही वो करता है। उसके द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर, देश के अंदर और देश के बाहर भी, राजदूतों के रूप में, वाणिज्य दूतों के रूप में, वो सारी नियुक्तियां पहले मंत्रिमंडल के द्वारा डिसाइड कर ली जाती हैं कि किन पदों पर किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना है। बाद में सम्राट के द्वारा औपचारिक रूप से उनके लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है अपने नाम से। ब्रिटेन में जो न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीश भी मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में व्यापक भूमिका निभाता है। उसके अधिकार वास्तविक हैं, वास्तविक रूप में शासन व्यवस्था में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रिया को कुछ प्रश्न पूछना है? हैंड रेज किया था? नहीं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करनी है, वो ये है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियों को देखते हुए कई बार ब्रिटेन में कई विचारकों के द्वारा ये आशंका जताई जाती है, ये प्रश्न उठाया जाता है कि इन व्यापक शक्तियों के चलते क्या मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है, मनमाना रुख अख्तियार कर सकता है, अधिनायक बन सकता है? ऐसी आशंका व्यक्त करने वाले विचारकों में रैमजी म्योर का नाम सबसे प्रमुख है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हाउ इंग्लैंड इज गवर्न्ड। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि इस संस्था के पास यानी मंत्रिमंडल के पास ऐसे अधिकार हैं कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। वो आगे कहते हैं कि जहां इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, यानी संसद में, कॉमन सभा में इसे आधा से ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त होती हैं, वहां ये तानाशाह बन सकता है, क्योंकि अपनी इच्छानुसार वो कानूनी प्रस्ताव तैयार करता है और अपनी इच्छानुसार ही संसद से उसे पारित करवा लेता है। कोई गैर सरकारी विधेयक अगर प्रस्तुत भी किया जाता है संसद में, तो उसके पास होने की गारंटी तभी दी जा सकती है जब मंत्रिमंडल उस विधेयक का समर्थन करता हो, क्योंकि यहाँ भी उस विधेयक को पास होने के लिए भी बहुमत की जरूरत होती है, और बहुमत हमेशा मंत्रिमंडल के साथ होता है संसद में। तो रैमजी म्योर कहते हैं कि मंत्रिमंडल की जो ये तानाशाही की स्थिति है, ये तानाशाही बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं कि ये तानाशाही 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही से कहीं ज्यादा निरंकुश है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। रैमजी म्योर का समर्थन करते हैं कुछ और विचारक भी, जैसे कीथ, हैरिसन और कार्टर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इन विचारकों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई है कि मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है,
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधिनायक बनने की संभावना है। क्या ये आशंका कोई आधार रखती है या निराधार है? विश्लेषण करने पर ब्रिटिश राजनीति की प्रक्रियाओं का अवलोकन करने पर हम ये पाते हैं कि मंत्रिमंडल चाहे जितना शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार में उसकी शक्तियों पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, जिन प्रतिबंधों को उसे मानना पड़ता है और वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। वो कौन से प्रतिबंध हैं? सबसे पहले, संसद में जो विरोधी दल होता है वो अपने आप में सत्ताधारी मंत्रिमंडल के ऊपर एक अंकुश का कार्य करता है। और खास तौर से ब्रिटेन जैसे देश में जहां द्विदलीय व्यवस्था है, सत्ताधारी और विपक्षी दल की सीटों में अंतर बहुत कम होता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ ही सरकार बनती है। वहां पर विरोधी दल का वजूद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विरोधी दल क्या करता है? संसद के भीतर जब कानूनी प्रस्तावों पर चर्चा चल रही होती है, बजट प्रस्तावों पर चर्चा चल रही होती है, या संसद के बाहर विभिन्न रैलियां, भाषण आयोजित करके सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरता है, उसकी कमियों को प्रकाश में लाता है जनता के सामने और संसद के भीतर भी। मंत्रिमंडल विरोधी दल की आलोचना से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विरोधी दल के द्वारा जो आलोचना की जा रही है, उससे आम जनता के मध्य उसकी छवि खराब होगी, जिसका खामियाजा उसे आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसलिए मंत्रिमंडल नियंत्रित होकर कार्य करता है, वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। तो विरोधी दल का एक बड़ा नियंत्रण होता है संसदीय व्यवस्था में, खासतौर से ब्रिटेन जैसी द्विदलीय व्यवस्था। दूसरा जो प्रतिबंध मंत्रिमंडल के ऊपर है वो है दबाव समूह। आप ये जानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे दबाव समूह सक्रिय होते हैं। ये दबाव समूह किस उद्देश्य से निर्मित किए जाते हैं? जनता के किसी खास हित को पूरा करने के लिए इनका गठन किया जाता है, और ये दबाव समूह सरकार के ऊपर नाना तरीकों से दबाव डालते हैं कि वो उनके वर्गीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करे। आप देखते हैं कि किसानों के संगठन है, किसानों के दबाव समूह हैं, मजदूरों के ट्रेड यूनियंस हैं, उद्योगपतियों के अपने संगठन हैं, शिक्षकों के संगठन हैं, विद्यार्थियों के संगठन हैं। ये सब अपने अपने सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किए जाते हैं, और इनके द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया जाता है। जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तो उस समय दबाव समूहों के सदस्य उसके गलियारों में घूम रहे होते हैं, मंत्रियों से संपर्क स्थापित कर रहे होते हैं, और नाना तरीकों से उनके सामने आंकड़े प्रस्तुत करके किसी कानून के प्रभाव का आकलन दिखाकर सरकार के सदस्यों को राजी करते हैं कि वो उनके हितों के लिए कार्य करें, कानून बनाने के लिए, उनके हितों में कानून बनाने के लिए कार्य करें। और इन दबाव समूहों की समाज में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इतना प्रभाव होता है कि सरकार भी इनके दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पाती, क्योंकि सरकार को भी अल्टीमेटली चुनाव जीतने के लिए किसी न किसी रूप में इन दबाव समूहों के सदस्यों की सहायता लेनी पड़ती है, उनकी जरूरत उन्हें पड़ती है। आप जानते हैं कि बहुत से औद्योगिक समूह इलेक्शन लड़ने में इन जनप्रतिनिधियों की मदद करते हैं,
आर्थिक मदद करते हैं, अन्य तरीके से सहायता करते हैं। तो सरकार इनके दबावों को नजरअंदाज नहीं कर पाती, लिहाजा मनमाने ढंग से उसके द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। और तीसरे, जनमत की शक्ति, जनमत का प्रतिबंध मंत्रिमंडल के ऊपर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल ये जानता है कि अगर उसने जनमत को क्रुद्ध करते हुए उसकी इच्छा का ध्यान रखे बिना कोई भी कार्य किया, किसी भी नीति का निर्धारण किया या किसी भी कानून के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाया, तो वो उस पर भारी पड़ेगा। क्योंकि जनता हो सकता है कि 5 वर्ष तक कुछ ना बोले, बहुमत अगर संसद में विद्यमान मंत्रिमंडल का है तो 5 वर्ष तक तो वो अपने बहुमत के बल पर मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल को पता है कि 5 वर्ष के बाद उसे जनता के मध्य ही जाना है वोट के लिए, निर्वाचन के लिए, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए वो नियंत्रित रहता है, जनमत का सम्मान करता है और ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो जनता की इच्छा, आकांक्षा और हितों के विरुद्ध। तो ये एक बड़ा प्रतिबंध है ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में। इसके अलावा मंत्रिमंडल के ऊपर अपने ही दल के सदस्यों का भी नियंत्रण रहता है। संसद में उसके अपने दल के सदस्य होते हैं और दल को भी अपनी सार्वजनिक छवि की चिंता होती है। उसे लगता है कि मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिसकी वजह से जनता में उसकी छवि खराब हो, जिसका खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में उसे भुगतना पड़ेगा। तो दल के जो प्रभावी सदस्य हैं, दल का जो अध्यक्ष होता है या उसकी कार्यकारिणी में जो सदस्य होते हैं, वो हमेशा दल के नेताओं पर, मंत्रिमंडल के सदस्यों पर खास तौर से नियंत्रण बनाए रखते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री किसी और दिशा में जाना चाह रहा है, लेकिन उसके दल के सदस्य उसे नहीं जाने देना चाह रहे हैं उस दिशा में, वो विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया इतनी तगड़ी है कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसा ही हुआ मार्गरेट थैचर के साथ, जब 1990 में उनके अपने ही दल के सदस्य उनका विरोध कर रहे थे, तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि दल के सदस्यों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इन नीतियों पर चलेंगे तो हम उन्हें अपना नेता नहीं मानेंगे, हम दूसरा नेता चुनेंगे। ऐसा ही हुआ इराक के संदर्भ में, जब प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अपने दल के सदस्यों के दृष्टिकोण की अनदेखी कर रहे थे, उसकी अवहेलना कर रहे थे, तो दल के सदस्य उनके विरुद्ध हो गए, जिसकी वजह से उन्हें भी त्याग पत्र देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल केवल जनता से प्रतिबंधित होगा या विरोधी दल के सदस्यों से प्रतिबंधित होगा, उसके अपने दल के सदस्य भी उस पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है, वो संस्कृति अपने आप में मंत्रिमंडल के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यावहारिक प्रतिबंध है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति क्या है? ब्रिटिश लोग कंजर्वेटिव तो हैं, रूढ़िवादी तो हैं, परंपरा प्रिय तो हैं, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भी उनका अटूट विश्वास है और इन सिद्धांतों पर अमल न केवल जनता के द्वारा किया जाता है, बल्कि नेताओं के द्वारा भी किया जाता है। जनता और नेता दोनों लोकतंत्र के इन सिद्धांतों को समझते हैं, लोकतंत्र के मूल्यों का आदर करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जनमत की इच्छा का आदर,
इससे दोनों ही वाकिफ हैं। इस वजह से भी मंत्रिमंडल व्यवहारतः निरंकुश नहीं हो सकता। वहां की जनता अपने नेताओं में भरोसा करती है कि उनके नेता इसी कल्चर में पले बढ़े हैं, लिहाजा वो जनता की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकती। यानी जनता के द्वारा अपने नेताओं में भरोसा जताया जाता है और नेताओं के द्वारा भी जनमत का आदर किया जाता है। वो ये समझते हैं कि जनता ने उन्हें जो सत्ता सौंपी है, जनता के कल्याण के लिए सौंपी है, मनमानीपन के लिए नहीं सौंपी है। इसी बात को इंगित करते हुए कार्लाइल क्या कहते थे कि मैं नेता हूं, इसलिए मुझे जनता का अनुसरण करना चाहिए। यानी मैं किसका नेता हूं? मैं जनता का नेता हूं। तो ये जो कल्चर है ब्रिटेन का, लोकतांत्रिक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, वो कल्चर भी मंत्रिमंडल को तानाशाह बनने से रोकता। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि लास्की ने भी कहा कि मंत्रिमंडल के पास चाहे जितनी शक्तियां हो, लेकिन उसके निरंकुश बनने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि व्यवहार में उसकी शक्तियों पर, उसकी भूमिका पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, जिन प्रतिबंधों को उसे मानना पड़ता है। तो ये हुआ आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन और उसके अधिकार। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन अब भी कोई अगर कंफ्यूजन है, किसी तरह का प्रश्न है, तो आप कर सकते हैं।